नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही जावा की इस छठी कक्षा में। और इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अतः जावा में किसी भी प्रकार का प्रोग्राम बनाने के लिए उसमें क्लास का होना आवश्यक है। जावा में हम क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तथा इन ऑब्जेक्ट की सहायता से क्लास के मेथड्स का उपयोग किया जा सकता है। क्लास की सहायता से हम संबंधित डेटा यानी रिलेटेड डेटा तथा उस पर कार्य करने वाले मेथड्स को संगठित कर सकते हैं। जावा में इन डेटा आइटम्स को फील्ड्स या फंक्शन को मेथड कहा जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं क्लासेस के बारे में। तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर इस दुनिया में जो कुछ भी है उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई क्लास जरूर होती है। जैसे कि हम उदाहरण मानते हैं ह्यूमन का यानी इंसान का, तो इंसान जितने भी है उनको एक ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं और इंसान नाम की उनकी क्लास होगी। इसके अंदर उनके कुछ मेथड्स हो सकते हैं और कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे कि इंसान की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके नाक होता है, कान होता है और इसी तरह से दूसरे अंग होते हैं। ये उसके वेरिएबल्स हो सकते हैं और वो चल सकता है, वो सुन सकता है। तो ये सारे जो है उसके मेथड्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे क्लास के बारे में जान लेते हैं। क्लास की सहायता से डेटा तथा मेथड्स को संगठित करते हुए हम एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। एक क्लास को बना लेने के बाद हम उसके एक ही तरह के नए डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे जिसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब क्लास कैसे बनाते हैं ये सिंटेक्स आप यहाँ पे देख लीजिए। क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, देन वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हो जाता है और फिर मेथड्स का डिक्लेरेशन हो जाता है। तो इसे समझ लेते हैं हम लोग प्रोग्राम के जरिए। तो सबसे पहले मैंने एक माई क्लास नाम का प्रोग्राम बना दिया है और मेन माई क्लास जो है उसकी है मेरी मेन क्लास, और बस इसमें केवल प्रिंट करने का काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रन करवा जो है इसको कंपाइल कर देता हूँ और आपको इसका आउटपुट बताता हूँ। अभी के लिए हेलो जो है वो आ रहा है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो अगर हमें कोई भी क्लास बनानी है, जैसे कि फिलहाल भी एक क्लास इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये है मेन क्लास जिसमें सब कुछ काम हो रहा है। इसमें एक मेथड भी बना हुआ है, लेकिन इसे समझने के लिए हम लोग एक और क्लास जो है इसमें बना लेते हैं। क्लास बना दिए हमने। और इसे हम लोग नाम देते हैं ह्यूमन। ह्यूमन नाम की क्लास बन गई और इस क्लास के अंदर जो भी मुझे डिक्लेयर करना है, जैसे कि वेरिएबल्स, जैसे कि मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ इसमें एक वेरिएबल, जैसे कि बुलियन टाइप का एक वेरिएबल जो है वो मैं इसमें बना सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इंट एज करके बना देता हूँ। तो इंट एज किसी भी इंसान की उम्र हो सकती है, जो भी उम्र वो चाहता है। तो इस तरह से ये उसका एज जो है वो हो जाएगी। और ऐसे ही उसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं, तो मेथड्स भी हम लोग बनाते हैं। जैसे कि पब्लिक टाइप का मेथड है और जो उसका रिटर्न टाइप जैसे कि वॉइड, और उसको जो भी काम करना है जैसे कि प्रिंट हेलो। हमका एक मेथड हमने बना लिया है। तो इसके अंदर हम लोग
तरह से लिख देते हैं कि इस तरह से। तो अब अगर आप चाहते हैं तो इस क्लास का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे भी मैं जो है पब्लिक डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि मैं इसे आसानी से यूज कर पाऊँ। यहाँ पर जितने चाहें उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं और जितने चाहें उतने मेथड्स बना सकते हैं। इन मेथड्स और इन वेरिएबल्स को जो हम लोग बाइंड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, वही जो है हमारी क्लास होती है। तो ये होती है हमारी क्लास। अब इसी क्लास का हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू ऑपरेटर की सहायता से बनाए जाते हैं। न्यू ऑपरेटर की सहायता से क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अब जैसे कि माई नाम की अगर कोई क्लास है तो उसका इस तरह से पहले तो ये तो वेरिएबल हो गया, तो ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन बोल दो या वेरिएबल का डिक्लेरेशन, और बाद में इस तरह से उसको मेमोरी इनिशियलाइज करवाना पड़ता है न्यू कीवर्ड्स के साथ में। या फिर आप इन दोनों स्टेप्स को एक ही स्टेप में कर सकते हो, इस तरह से कि यहीं पे बना और यहीं पे इसको मेमोरी इनिशियलाइज हो गई। इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे कि ह्यूमन, अगर ह्यूमन नाम का है तो ह्यूमन नाम के अंदर सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि रघु नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, और इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अब रघु को मुझे मेमोरी का इनिशियलाइजेशन करना है, तो इस तरह से देना है इक्वल करके न्यू और फिर वापस से ह्यूमन। इसी तरह से सेम ये फॉर्मेट आपको यूज करना है। और इसमें मैं चाहता हूं कि जैसे रघु की जो एज है इस तरह से, और अगर मुझे इनके जितने भी, जैसे कि फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे इसका मेथड कॉल करना चाहता हूँ, तो रघु का जो प्रिंट हेलो वाला मेथड है उसको कॉल करने के लिए डॉट का प्रयोग करेंगे। जो भी आपके नंबर फंक्शन या मेथड्स हैं उनके लिए या फिर वेरिएबल्स के लिए, तो इस तरह से आपको डॉट लगाना है और देन मेथड का नाम लिखना है। आपको सेव करना है और चलिए देखते हैं कि ये भी क्या आउटपुट आता है। आई एम अ ह्यूमन इस तरह से आ चुका है। अब ये कैसे आया है, तो सबसे पहले प्रोग्राम जो है, क्योंकि माई क्लास मैंने दिया है तो इस क्लास में जाएगा और इस क्लास के भी मेन मेथड में जाएगा। इस मेन मेथड में वो सबसे पहले ये देखेगा कि रघु नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा ह्यूमन क्लास का, जो कि ह्यूमन क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज हो गई यहाँ से, और फिर इस ऑब्जेक्ट से ही हमने इसका जो मेथड है वो कॉल कर दिया है। अब जो मैं कह रहा था कि इसे आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 स्टेप की जगह, तो आप इसे एक स्टेप में इस तरह से कर सकते हैं। यहीं आपका ऑब्जेक्ट बना और यहीं इसको मेमोरी का इनिशियलाइजेशन होगा। ये भी सेम आउटपुट देगा। तो जब आप फ्यूचर में जब कभी भी यूज करें तो सीधा इस तरह से आप जो है यूज करिए, देखिए सेम आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लास के मेंबर्स को प्रयोग करना। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का अपना एक वेरिएबल समूह या वेरिएबल सेट बन जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक क्लास माई बनाते हैं जिसमें 2 वेरिएबल हैं तथा इस क्लास में 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिनका नाम M1 और M2 है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए A और B की वैल्यू अलग अलग स्टोर होगी। पहले अगर हम लोग किसी प्रोग्रामिंग में हमने सीखा है, जैसे C प्रोग्रामिंग में, तो उसमें क्या होता था कि एक ही बार जो है वो मेथड बनता था, उसको वहीं पे कॉल कर सकते थे, या वेरिएबल बनता था उसको वहीं पे ही सेम वैल्यू दे सकते थे। बट अब कुछ इस तरह से हो गया है हमारे जावा के अंदर कि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनकी अलग अलग मेमोरी होगी और उनमें हम लोग अलग अलग वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ए नाम का वेरिएबल है और वो M1 वाले ऑब्जेक्ट में, तो उसकी अलग वैल्यू होगी, और M2 अगर है हमारे पास में एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ए की वैल्यू जो है वो अलग हो सकती है। इस तरह से जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के जरिए, प्रैक्टिकल इसके जरिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एज में आपका इस तरह से बदल कर यहाँ पर रघु की एज जो है वो 24 दे रहा हूँ, और ऐसा ही एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ ह्यूमन क्लास है,
और फिर ऑब्जेक्ट का नाम जैसे कि गीता, और इसके अंदर मैंने लगाया न्यू कीवर्ड के साथ में मेमोरी इनिशियलाइज दे दी इसको, तो ह्यूमन मैंने दे दिया है। और साथ में ही फिर मुझे इस तरह से एज भी दे देता हूं मैं, तो यहाँ पर जो मेरी इच्छा हो वो एज में दे सकता हूँ। जैसे कि 22 अगर मैंने दे दिया है तो ये 24 इसका अलग हो सकता है और इसका ये जो है वो अलग हो सकता है। यही मैं समझाने का यहाँ पे प्रयास आपको कर रहा हूँ। मैं केवल इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। यहाँ पे जब मैंने इसमें वैल्यू दी तो रघु डॉट एज दी, और यहाँ पे जब मैं वैल्यू देता हूँ तो भी जो है वो इस तरह से मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप समझें तो जो गीता नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी एज देता हूँ। तो अब एक ही नाम के एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हैं। जैसे कि रघु नाम का अलग ऑब्जेक्ट है और गीता नाम का अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए। तो एक बार कंपाइल करवाते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं 24 22 इस तरह से हमारे पास में आउटपुट आ चुका है। और ये चीज़ हमने सीखी ही ली है कि अगर कोई भी हम लोग मेंबर फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें डॉट लगाते हैं और उसमें डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, तो कॉल भी कर सकते हैं, जो भी हमारा मेथड्स है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर की ओर। तो कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेथड होता है जिसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को बनाते समय ही उसमें वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। इसे ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज करना कहा जाता है। और कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ नोट्स हैं। कंस्ट्रक्टर तथा क्लास का नाम एक ही होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा। अब इसे यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे कि फिलहाल के लिए जो है मैं इस वाले कोड को थोड़ा सा हटाकर मान लो कुछ इस तरह से आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर जब भी बनाते हैं तो जैसे मैं पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ और ये जो क्लास का नाम होगा सेम मुझे देना होगा। रिटर्न टाइप जैसे इसमें मैंने वॉइड दिया, ऐसा कुछ देने की इसमें जरूरत नहीं है। दो ये मेन नोट्स इसके हैं। अब इसका काम ये था कि अपने आप कॉल हो जाता है। इस फंक्शन को प्रिंट हेलो को हमें कॉल करने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन जब भी हम लोग इसका इस तरह से इनिशियलाइज करवाएंगे तो अपने आप ही ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर जैसे कि मैं एज को डिफॉल्ट सेट करना चाहता हूँ, जैसे कि पहले मैं आपको ये आउटपुट बताता हूँ कि अपने आप कैसे कॉल हो रहा है, फिर मैं आपको आगे के लिए चीज़ें समझाऊंगा। बहुत बेहतर और आपके लिए आसान होगा। ये देखिए कौन नाम जो है मतलब कंस्ट्रक्टर वो अपने आप ही यहाँ पर जो है वो आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें किस तरह के कार्य कर सकता हूँ, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जैसे कि एज नाम का वेरिएबल है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 तो रहे ही रहे, तो उस तरह से हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा अब आगे वाली चीज, तो अपने आप इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 10, क्योंकि जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे तो इसने अपने आप कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और कंस्ट्रक्टर ने इसके अंदर एज के अंदर 10 जो है वो सेट कर दिया था। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो रहा है। सेव करते हैं और इसको कंपाइल करके ये देखिए 10 जो है वो अपने आप आ चुका है। इसका कारण यही है कि वो जब भी कंस्ट्रक्टर में गया तो कंस्ट्रक्टर में उसने अपने आप ही एज को 10 जो है वो सेट कर दिए। इस तरह से वेरिएबल्स का इनिशियलाइज करने के लिए भी हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग को अब हम लोग समझ लेते हैं। तो जावा में हम एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड बना सकते हैं। इन मेथड दिए जाने वाले आर्ग्यूमेंट के आधार पर पहचाना जाता है। इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही स्थिति में अलग अलग प्रकार के कार्य करने हो, और इस प्रक्रिया को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसे समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इस तरह से।
जैसे कि आपने ये दिया प्रिंट हेलो नाम का एक मेथड जिसमें कि कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा है। ऐसे ही सेम नाम का मुझे एक और जो है वो मेथड बनाना है, तो इस मेथड को मैं इस तरह से बना लेता हूँ। इस मेथड को बनाने के लिए सेम नाम का मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैसेज जो है वो मैं वहां से ले रहा हूँ। तो फिलहाल के केस में मैं क्या कर देता हूँ, इसको एंड और ए करके मैं दे देता हूँ। तो जो भी इसमें आ रहा है ए में वो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो उसमें तो मुझे केवल आई एम ह्यूमन प्रिंट करवाना था, और प्रिंट हेलो में जब मैं ए की जो भी वैल्यू भेजूं वो जो है वो मेरी प्रिंट हो जानी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रघु का मैं जो ये मेथड है, जैसे ही मैं बिना आर्ग्यूमेंट के इसको भेजूंगा तो अपने आप उसको कॉल करेगा, और जब मैं आर्ग्यूमेंट के साथ में उसको भेजूंगा तो फिर जो है वो मेरा ये वाला मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। जैसे कि एंड में मैंने यहाँ पे दे दिया 12 इस तरह से। तो रघु का प्रिंट हेलो सबसे पहले ये कॉल होगा, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि इसमें क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा है तो इसे कॉल करना है, और जब आर्ग्यूमेंट भेजा है तो इस वाले को कॉल करना है। अब इसे सेव कर लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए आई एम ह्यूमन और 12 इस तरह से आ चुका है। तो हम लोग इसमें समझ चुके हैं कि इस तरह से मेथड ओवरलोडिंग जो है होती है। रिटर्न टाइप के बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं कि सेम नाम का आर्ग्यूमेंट की लिस्ट हो, बट रिटर्न टाइप हमारा अलग हो सकता है। तो इस तरह से जो है मेथड ओवरलोडिंग आपकी वर्क करती है। इससे फायदा ये हो जाता है कि एक ही काम को करने के लिए एक ही नाम देना पड़ता है, फिर बाद में जो भी आर्ग्यूमेंट हो उससे ज़्यादा कम हम लोग दे सकते हैं। अब दो प्रकार के मेंबर्स हमारे पास में होते हैं। पहला मेंबर्स होता है इंस्टेंस मेंबर। सामान्यतः एक क्लास में सभी वेरिएबल या मेथड क्रमशः इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड कहलाते हैं। जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इन इंस्टेंस मेंबर्स की एक नई कॉपी बनती है, तथा मेंबर्स सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि किसी क्लास में जितने ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ये मेंबर प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए पृथक पृथक मेमोरी का स्थान लेते हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं बैक। हमारी क्लास हो चुकी है क्लोज, तो हम लोग अपनी क्लास को वापस से ओपन करते हैं एक बार। ठीक है जी, तो इसमें अभी मुझे ठीक है जी, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, इसे समझने के लिए भाई जो पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था एज वाला, वही जो है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सेम चीज। रघु की जो एज है वो 12 इस तरह से हो सकती है, और ऐसा ही एक और ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ, और उस ऑब्जेक्ट में मेरी जो वैल्यू है रघु की जो या जो भी मतलब जैसे गीता की जो एज है वो अलग हो सकती है। लीजिए रघु की एज को प्रिंट करवा देते हैं। समझाने का अर्थ ये है कि दोनों की कॉपीज जो है वो अलग अलग बनेगी। प्रोग्राम हम लोग कर रहे होंगे, तो इस तरह से हम लोगों ने किया, और इससे मैंने कर दिया 22, और ये जो एज है ये है गीता की। सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पर अब मैं इसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो 12 और ये आ चुका है। लेकिन समझने लायक बात ये है कि एक कॉपी ये अलग बनी है और ये वाली जो कॉपी है ये अलग बनी है, जिसमें हमारे पास में इसका मेमोरी जो है वो अलग है, इसका मेमोरी
अलग है। इसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल जो है या इंस्टेंस जो मेथड है वो कहेंगे। इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अगले आते हैं स्टैटिक मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर्स की तुलना स्टैटिक मेंबर्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए सॉरी इंस्टेंस मेंबर्स की तुलना में स्टैटिक मेंबर्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में पृथक पृथक स्थान घेरने की जगह सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। इसे इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। तो स्टैटिक कीवर्ड का हम लोग इसमें यूज करते हैं और ये जो है अलग अलग मेमोरी ना लेकर एक ही मेमोरी लेगा। तो जैसे कि आपको बता देता हूं, पब्लिक स्टैटिक और इंट मैसेज। अब जैसे इस मैसेज को मैं दे रहा हूं यहाँ पे 100 इस तरह से। अब ये जो मैसेज है ये मैसेज हमारी दोनों के दोनों यानी रघु वाले के लिए भी और गीता वाले के लिए भी सेम ही होगी और उसका मेमोरी भी जो होगा वो एक ही होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसके जरिए। इसमें मैसेज जो है वो मैं दोनों ऑब्जेक्ट से प्रिंट करवाता हूँ। सेव, कंपाइल और रन। ये देखिए 100 दोनों के लिए सेम आया है। और ऐसे ही हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं। और एक चीज बड़ी ये होती है, जैसे कि स्टैटिक मेथड्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का मेथड है और अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे वो केवल और केवल स्टैटिक जो है हमारे वेरिएबल्स का ही प्रयोग कर सकता हूँ। जितने भी जो मेथड्स इसमें मैं बनाऊंगा स्टैटिक टाइप के। और इसमें एक समझने लायक चीज़ ये है कि जैसे कि मान लो कि मैं ये जो मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, इसकी जगह पर मैं यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे कि डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से रघु से ही मैं इसको कॉल करवा देता हूँ। रघु जो है डॉट का जो मेथड है वो आप कॉल कर दीजिए। इस तरह से आप जो है उसका मेथड बना सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे भी प्रिंट एमएसजी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी यही सेम चीज। और इसमें ये जो है हमारा प्रिंट हो रहा है। अच्छा मुझे चेंज करना है, यहाँ पर जैसे रघु के लिए है और नीचे वाला जो है ये गीता के लिए हमारा है। तो ऐसे हम लोग कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम हुई, शायद ये नाम ठीक नहीं है बस। हाँ जी, समझाने का बस एक ही मेरा उद्देश्य है कि इससे आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से मेथड जो है स्टैटिक मेथड हमारे कॉल हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेंबर को बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट क्लास के नेम से भी मैं जो है कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि इस तरह से डायरेक्ट ह्यूमन मैंने दिया है क्लास का नाम और जो भी मेथड है वैसा डायरेक्ट देके भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये भी मेरे पास में जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है केवल और केवल स्टैटिक मेथड्स के साथ में, स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ में।
चलिए हम लोग इसे जान लेते हैं। कंपाइल और रन। ये देखिए मेरा मेथड कॉल हो चुका है। मैंने क्या किया, ह्यूमन नाम का जो हमारी क्लास है उस दिया है नेम, फिर डॉट दिया है, डायरेक्ट जो भी आपका स्टैटिक मेथड का नाम है वो मैंने दे दिया है। और अगर मैं कुछ गड़बड़ी करना चाहूँ, जैसे कि मैं बिना स्टैटिक वाले को इसमें यूज़ कर लूँ, तो या ये कह देगा निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। देखो इसने कह दिया कि भैया ये जो है नॉन स्टैटिक जो है वो आप उसको स्टैटिक में रेफरेंस नहीं कर सकते हो, स्टैटिक में तो केवल स्टैटिक वाले ही यूज में आ सकते हैं। ओके जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं दिस कीवर्ड्स की। ये इस प्रकार का कीवर्ड होता है जो करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रखता है, इसलिए इसे दिस रेफरेंस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग केवल क्लास के अंदर किया जाता है। तो ये सबसे पहले समझ लेते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और हम लोग ये समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो है कार्य करेगा। अब जैसे कि आपका एक मेथड है, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया और इस तरह का कोई मेथड बना लिया है। और जो है मैं जैसे कि ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए कॉलिंग करवानी पड़ेगी। इसका मैंने नाम दे दिया है फिर से रघु इक्वल टू न्यू ह्यूमन। न्यू आपको कभी भूल नहीं जाना है वरना आपकी एरर आ जाएगी प्रोग्राम में। अब रघु डॉट सेट एज नाम का मैं मेथड कॉल करूंगा। इसमें मैं आर्ग्यूमेंट भेजना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि 12 जो भी है वो उस तरह से मैं आर्ग्यूमेंट भेज सकता हूँ। अब इंट मैंने दिया है और इसमें एज नाम का ही वेरिएबल ले लिया है। इसमें भी ये भी एज और ये भी एज। अब जब मैं यहाँ पर इसमें सेट कर रहा हूँ कि भाई ऊपर वाले एज के अंदर इस वाले एज में ये वाला एज जो है वो आपका चला जाना चाहिए, तो ये कर देगा समस्या, क्योंकि ये नहीं समझ पाएगा कि कौन सा जो है किस वाले एज में इसको रखना है। तो इस अभी के रेफरेंस में दिस का जो रेफरेंस है वो क्या करेगा कि इसको इस क्लास को जो है वो पॉइंट करेगा, इस क्लास के लिए वो रहेगा। इसलिए मैं इसमें दिस का यूज अभी कर लेता हूँ और सही आउटपुट आपको जो है मैं बता देता हूँ। सॉरी कंपाइल, कुछ प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ पे एज है, इसकी जगह मुझे डॉट एज देना है। कंपाइल रन 12 आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूं तो जो है वो कंपाइलर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएगा कि भैया कौन से एज में क्या डालना है। तो वो क्या करेगा, इसी एज में इसी एज को डाल देगा, ना समझ पाएगा ये कौन सा है ना कौन सा है, वो दूसरा वाला कौन सा है। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है, तो इस वक्त भी इसमें क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जब आप सेम नाम के वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तब आपको दिस कीवर्ड का यूज करना होता है, या फिर अगर हम लोग सेम नाम के मेथड का भी यूज कर रहे हैं कुछ इंटरनली तब भी हम लोग जो है दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि करंट रेफरेंस को हमारे को दर्शाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रैपर क्लास की। तो रैपर क्लास में जावा में बेसिक डेटा टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट, बाइट, लॉन्ग आदि की वैल्यूज को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक डेटा टाइप हेतु रैपर क्लास होती है। ये क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में या लैंग्वेज पैकेज में होती है। रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में एक बार वैल्यू स्टोर हो जाने वाले उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और ये हमारे पास में सारे के सारे डेटा टाइप अवेलेबल है। तो ये डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं अभी तक की, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, इस तरह से कंप्लीट। इनके लिए इंटरनली इन्होंने क्लासेस भी बना रखी है, जिन क्लासेस को हम लोग यूज कर सकते हैं और जिनको हम लोग रैपर क्लास जो है वो बोलते हैं। जैसे कि मान लियो
कि मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर वाली क्लास को ना यूज़ करके पूरा कंप्लीट यहाँ पे देखूँ कि हम लोग यूज़ करते थे इंट, अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटीजर। और इसमें जो भी वेरिएबल का नाम है जैसे कि नंबर, और उसमें जो है हमारी जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करवाते थे जैसे कि इस तरह से कुछ, वो हम लोग दे सकते हैं। और वही सेम चीज़ से थोड़ा डिबग करा के आपको बता देते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग जो है वो इंट का यूज़ करते थे इस तरह से, ये जो था ये डेटा टाइप था, लेकिन इस तरह से हम लोग उसकी क्लास का भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, सेव करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं कि सही से काम करता है नहीं करता है। देखिए एकदम सही से काम कर रहा है। अब इसके कुछ एक मेथड्स होते हैं जो कि हमारे को अच्छी सुविधा है जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। कभी कभी मान लो कि इसको हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, तो फिर टू स्ट्रिंग इस तरह के जो मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं उनका हम लोग डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। और बाकी डेटा टाइप के साथ में वो चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो रेफर क्लास का यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस आपका डेटा टाइप। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें समझी है। अब एक और जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मैं इसके साथ में कवर कर लेता हूँ कि आपके पास में जो मेथड्स होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार ये होता है कि आप उसमें कोई भी जो है वो एक मिनट में इसे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ पहले की भांति, तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ जी। तो ये मान लियो सेट एज नाम का मेरे पास में मेथड है और उसमें जो है मैं अपनी एज जो है वो सेट करवा रहा हूँ। तो पहला तो ये होता कि आप इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते, तो तब भी ये मेथड सारी जो चीज़ें हैं वो काम करता है। जैसे कि इस टाइम पे मैं दे रहा हूँ कि मान लो 100 जो है वो आपकी एज अपने आप ही सेट हो जाए। इस तरह से जैसे मैं सेट एज जो मेथड कॉल करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, कोई भी रिटर्न वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं और कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है नहीं भेज रहे हैं। पहला प्रकार जो होता है मेथड्स का। और जो अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है तो उसमें जो फंक्शंस होते थे सेम चीज़ यहाँ पे मेथड्स के रूप में अवेलेबल है। ओके जी, अब हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इसको मैं कॉलिंग करवा रहा हूँ तो इस समय जो एज होगा उसके अंदर आपका अपने आप ही क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इसको कॉल करवाया है और ये देखिए 100 आ चुका है। तो ये मेथड का पहला प्रकार हो चुका है। अगला प्रकार ये होता है कि आप इसमें आर्ग्यूमेंट तो दें लेकिन जो है वो आपका अब मैं वापस इसका यूज़ कर लेता हूँ या इसको केवल ए दे देता हूँ आपकी बेहतर समझ के लिए। तो अब मैं सेट एज नाम का मेथड कॉल करवा रहा हूँ और इस मेथड में एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ और चाहूँ तो ज़्यादा भी आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, तो आपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी देना चाहें। और यहाँ पर जो भी मैं सेट करूँगा वो जो है वो मेरे इस एज नाम के वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो ये वाला है नो रिटर्न वैल्यू और विद आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो अगर 12 दिया है हमने अभी तो ये 12 यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ चुका है। अब होता है कि रिटर्न वैल्यू और इसके साथ में ही ये, तो जैसे कि जो एज हमने भेजा है उसी को अगर हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं वापस, रिटर्न तो अब तो वहाँ पे ए आया था उसी को मैं वापस रिटर्न करवा रहा हूँ और इसे मैं जो है इंट दे रहा हूँ। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि आप ये जो दे रहे हैं इसको ये वापस रिटर्न भी कर देगा आपका। तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा, तो फिलहाल के लिए मैं वेरिएबल में स्टोर ना करवा के डायरेक्ट प्रिंट वाले मेथड में दे रहा हूँ। तो इससे वो जो है वो अपने आप ही इसको ठीक कर लेगा। या फिर इस आपके थोड़ा समझने के बेहतर तरीके के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इंट न्यू वैल्यू इस तरह से कुछ करके और जो भी आपका मेथड है वो कॉल करवा दीजिए। यहाँ पे ये रिटर्न वैल्यू जो भी देगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आपकी आ जाएगी
और इसमें जो है मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने का काम कर लेता हूँ बस इतना सा। ठीक है जी, इस प्रकार से ये सेव हो चुका है। कंपाइल और रन, आउटपुट सेम है बट मेन चीज अप्रोच है कि किस तरह से हम लोग जो है इसे यूज कर रहे हैं। विद रिटर्न वैल्यू विद आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट हम लोग जितना चाहें उतना दे सकते हैं, जैसे कि एंट ए, इसके बाद में कॉमा दे दीजिए और एंट बी जितना भी हम लोग देना चाहते हैं, एंट बी, इस तरह से। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया है कि किस प्रकार के इससे ये सारी चीज़ें काम करती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में सफ़र में, और हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः, थैंक यू सो मच।